अस्सलाम वालेकुम। चौधरी निसार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 2-3 अफराद जो जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो जो ख़बर जो डॉन अखबार में छपी उस हवाले से वो भी तहकीक में हैं और उन्हें पाकिस्तान छोड़ के जाने की इजाज़त नहीं है। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों के नाम सारा दिन से सोशल मीडिया पर कोट हो रहे हैं। प्रोग्राम में अभी हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन डिस्कस ज़रूर करेंगे कि वो ख़बर कैसे लीक हुई और वो कौन से लोग हैं जिनको प्रोब किया जा रहा है या किया जा सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। एक चीज़ अनफेयर है कि उस जर्नलिस्ट को जिसने रिपोर्ट किया उसका नाम ECL पे डाला हुआ है, कसूर उसका नहीं है। अगर आपकी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ किसी ने नेशनल प्राइम मिनिस्टर हाउस से बैठ के की है तो पहले आपको उस कल्प्रेट को ढूंढना चाहिए, बजाय उस रिपोर्टर का गला जो है वो फंदा उसके गले में डालने के दूसरा काम आपको पहले करना चाहिए। दूसरी खबर जो अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट होगी वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, आज बरतानवी पुलिस ने कहा है कि 5 लाख पाउंड हमें MQM के ऑफे मिले थे, लेकिन इनसफिशेंट एविडेंस है जो ये इस्टेब्लिश नहीं करती है कि ये किसी इलीगल एक्टिविटी में पैसा इस्तेमाल होना था, इसलिए वो केस जो है उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ये दूसरी बड़ी खबर है। पनामा के हवाले से नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ और उसमें FBR, SCCP और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन तीनों अदारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट की। FBR ने अपने एक पैरे के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा अगर टैक्स अदा किए बगैर कोई छुपे हुए हिडन एसेट्स, हिडन पैसे आप बगैर टैक्स अदा किए पाकिस्तान से बाहर ले जाएं, ऑफशोर कंपनी इस्टेब्लिश कर लें, तो ये गैर कानूनी काम है। अगर आपने टैक्स छुपाने के लिए ऐसी कंपनी बनाई, चुरा के पाकिस्तान से पैसा ले गए, टैक्स डिक्लेयर्ड नहीं था, तो ये एक गैर कानूनी इल्लीगल एक्टिविटी है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके आगे जाके वो सिर्फ ये नंबर बताते हैं कि हमने कितनों को नोटिसेस दिए। वो कहते हैं 303 अफराद को नोटिसेस दिए, पूछगिछ जारी है। पनामा की मलकियत किस किस की है, पनामा में जो कंपनीज बनी हैं। पनामा केस की समरी जो है इसमें ICIJ के फ्राहम करदा एड्रेसेस वो कहते हैं 181 थे। FBR की तरफ से उन्होंने कहा कि हमने 122 एड्रेसेस हासिल किए। जो नोटिसेस जारी किए इसमें इल्तवा की दरख्वास्तें 33 ने दाखिल की। मंजूर करदा जो है वो 14 है, जिन्होंने कहा कि हाँ हमारी कंपनीज़ हैं। मुस्तरद करदा जिन्होंने कहा नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो 17 है। मुतफरक जवाब जो इसके अलावा किसी ने आर्ग्यू किया वो 25 हैं और 5 लोग ऐसे हैं जिनकी वफ़ात हो चुकी है। कुल 94 ऐसे लोग हैं जिनके जवाब आए। लेकिन ये सारी प्रेजेंटेशन जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है, ये कहीं ये नहीं बताती कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से क्या जवाब आता है। कंट्रोवर्सी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। बाकी तो बेचारे बड़े खुश हैं कि अच्छा यहीं कंट्रोवर्सी रहे, आगे उनकी बारी ना आए। 444 टोटल अफराद हैं। SCCP ने भी अपनी कहानी बता दी है। उन्होंने कहा कि इतने लोग थे, पाकिस्तान के अंदर भी 155 ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के डायरेक्टर हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल ही गोल मोल सा जवाब दे दिया। उन्होंने पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं या प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं उन तक तो तफसील बताई है। प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की सिवाय इसके कुछ नहीं बताया कि $5 मिलियन से ज़ायद पैसा अगर पाकिस्तान से बाहर ले जाना हो तो उसकी इजाज़त दरकार होती है। ये नहीं बताया कि इनमें से कितने लोग इजाज़त लेके गए थे और कितने लोग छुपा के मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए लेके गए थे। तो ये 3 खबरें हम शामिल करेंगे और प्रोग्राम के शुरा हैं जो आज हमारे जनरल अब्दुल कादिर बलोच हैं, वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से आज हमारे साथ। आपको खुशामदीद कहते हैं। असद उमर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा शहला रज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM पाकिस्तान से कराची से, दोनों हमारे साथ शामिल होंगे। आपसे पहले स्टार्ट करता हूँ जनाब जनरल साहब, आज एक चीफ जस्टिस ने भी बयान दिया और बड़ा धुआंधार बयान है। इफ्तिखार चौधरी साहब की याद ताज़ा हो गई। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के नाम पर मजाक हो रहा है, मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत कायम है। अब अवाम को चाहिए कि वो अपने साथ होने वाले नारवा रवैये के खिलाफ उठ खड़े हों। अवाम को चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हुए वोट का हक किस एहतियात से इस्तेमाल करें। बड़ी सख्त किस्म की स्टेटमेंट है, धुआंधार किस्म जी मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी इसको बिल्कुल बहुत ही सख्त स्टेटमेंट समझता हूँ और जब से ये स्टेटमेंट मैंने सुना और इसके बारे में तबसरे में सुनता रहा, मैं इस बात के ऊपर उस वक़्त से सोच रहा हूँ कि क्या हमारी जुडिशरी को कि उनके डोमेन में ये आता है कि पॉलिटिकल मामलात के ऊपर वो खुल के इस तरह से आएँ और बिल्कुल कंक्लूसिव ओपिनियन दे दें। जैसा कंक्लूसिव ओपिनियन उन्होंने दे दिया कि मुल्क में बादशाहत है, जमहूरियत नहीं चल रहा है, लोग बाहर निकले। और मेरे ख्याल में इनके इस स्टेटमेंट पे जो इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने दिया है और असद उमर साहब हमारे राइट में बैठे हुए हैं, इनके पार्टी कायद ने, इनकी क़यादत ने जो स्टेटमेंट दी है और जिस किस्म की कॉल दी है, मैं ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब वाली खबर ज़्यादा सख्त है मुकाबलतन जो कुछ ये कहते रहे। तो चीफ जस्टिस ने सच बोला? सच बोलने या गलत बोलने की बात नहीं है।
उसके पास ये राइट कहाँ से आ गया, उसके पास ये उसकी डोमेन में कहाँ पर ये बात आ जाती है, क्या सोर्स है। उनकी फंक्शनिंग इस किस्म की नहीं है कि अवाम के नब्ज पे उनका हाथ हो। ऑब्जर्वेशन दिए ना उन्होंने ऑरेंज लाइन केस में। ऑब्जर्वेशन इज सपोज्ड टू बी बेस्ड ऑन समथिंग, एंड समथिंग का ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के रैंक एंड फाइल हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर सूबे में, हर जगह होते हैं। सर 170 रुपया ऑरेंज लाइन का, अगर आप पब्लिक फंड जाया कर रहे हो तो चीफ जस्टिस को बोलना चाहिए ना कि कंक्लूसिव नहीं है ना। पब्लिक फंड अगर जाया हो चुके हैं तो उसके ऊपर सोमोटो ले और किसी को सजा दे और लोगों के सामने करें। पनामा पे भी यही काम करना चाहिए। वैसे मैं यही अर्ज कर रहा हूं, पनामा में भी हम यही कहते हैं। बिल्कुल किसी ने लड़ाई खत्म हुई, इनका धरना भी खत्म। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि किसी ने उनका इख्तियार उनसे नहीं लिया है। अभी इन्होंने इस किस्म की कंक्लूसिव उन्होंने अपनी राय दे दी और बिल्कुल हर चीज को सील कर दिया। मेरे ख्याल में मैं लीगल लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, उनके डोमेन में नहीं है। बुनियादी तौर पर उनकी क्या सपोर्ट करेंगे पनामा के ऊपर चीफ जस्टिस सुओ मोटो ले लें? आप सपोर्ट करेंगे पनामा के? पनामा के ऊपर सुओ मोटो लेना न लेना वो बात की बात है। फिलहाल करेंगे? मैं ये अर्ज करूंगा, सुओ मोटो को छोड़ दीजिए, लेट अस टॉक अबाउट दिस स्टेटमेंट जो उन्होंने दी हुई है। इस स्टेटमेंट में तो दे बिकम पॉलिटिकल पार्टी का एक जबरदस्त किस्म का लीडर। इफ्तिखार साहब भी इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देते थे। असद उमर ने इफ्तिखार चौधरी तो वो कमाल के आदमी थे जी, वो बड़े बड़े, आज तो मुझे लगा कि उनकी याद ताज़ा हो गई। इफ्तिखार चौधरी साहब को बड़े अरसे से लोग मिस कर रहे थे, खास तौर पर पीपल्स पार्टी वाले कहते थे नून लीग वालों को इफ्तिखार चौधरी नहीं मिले। आप बताइए, अगर पनामा के ऊपर ऐसा ही सुओ मोटो हो जाए, तगड़ा किस्म का बयान आ जाए कि बादशाहत कायम है और अवाम का पैसा जो आप दो FBI वालों, स्टेट बैंक, नैब वालों हिसाब किताब मांगना शुरू कर दें, अनवर ज़हीर जमाली साहब पता नहीं मांगेगा कि नहीं, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, तो क्या ही मज़ा आ जाए जी, इंसाफ होना शुरू हो जाएगा, आपका भी धरना फारग हो जाएगा और जो सच है झूठ है सामने आ जाएगा। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले कि जो कहा है चीफ जस्टिस साहब ने, वो उनकी गली मोहल्लों में नुमाइंदगी उनकी है या नहीं है, लेकिन लगता है कि नब्ज़ पे हाथ ज़रूर है। अवामी राय भी यही है जिसका उन्होंने इजहार किया, लेकिन उन्होंने अवामी राय की बुनियाद पे नहीं कहा, उन्होंने आइन की बुनियाद पे कहा। उनके कहने का मकसद ये है कि ये एक एक्शन नहीं, ये एक केस के अंदर उनको नजर आया। उनको नजर आ रहा है कि हुकूमत मुतवातिर फैसले करती है जो आइन के तकाजे पूरे नहीं करता। उस बुनियाद पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। मेरे ख्याल में उनका मुकम्मल तौर पर हक भी बनता है ये स्टेटमेंट देने का, और मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी भी बनती है कि इस पहलू को, चाहे ये अल्फाज यूज करें या कोई और अल्फाज यूज करें, वो जाहिर है अल्फाज तो नहीं मैं उनके लिए चुन सकता, लेकिन ये चीफ जस्टिस की और हमारी आला अदलिया की जिम्मेदारी है कि अगर आईनी तकाजे ना पूरे हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही हो, तो उन्होंने उसके ऊपर एक्ट करना है। जब जमाली साहब ने बयान जो दिया है ना, वो पीटीआई के अल्फाज जो है उनसे मैच कर गया। असल में आप लोग बार बार कहते हैं कि जमहूरियत के नाम पे बादशाहत कायम है, आप भी मैं तो 3 साल से कह रहा हूं जी मुगल आजम है, पाकिस्तान के पास वजीर आजम नहीं है। तो वो अगर पनामा पे सुओ मोटो ले लें तो फिर क्या धरने का जवाब रह जाएगा? क्या पनामा पे सुओ मोटो हो जाए तो धरने का जवाब रह जाएगा? अगर पाकिस्तान के इदारे काम कर रहे होते, बराह रास्त जवाब दें, अगर पनामा पे सुओ मोटो हो जाए तो धरने का जवाब रह जाएगा? उसका जवाब, अगर पाकिस्तान के इदारे काम कर रहे होते और बशमूल सुप्रीम कोर्ट और बशमूल सुप्रीम कोर्ट के, और लोगों को इंसाफ होता नजर आ रहा, इमरान खान कॉल देते भी नहीं, निकलेगा कौन कि भाई काम हो रहा है ना? कॉल पे तो लोग बराह रास्त जवाब अभी भी नहीं दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेके सुबह FBI, स्टेट बैंक, नैब, FIA सारों को कहे कि लाओ 4 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराओ, तो फिर धरने का जवाब रह जाएगा? सर, अगर इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, मैं वही तो बोल रहा हूं ना, हम इमरान खान कॉल दें या ना दें, लोग कोई निकलेगा ही नहीं। लोग निकल आप सुओ मोटो सपोर्ट कर रहे हैं, भाग रहे हैं। नहीं अभी इनको इसका जवाब तो सीधा देना चाहिए। वो कहता है कि अदारे काम करें, सुप्रीम कोर्ट मुल्क का मतलब स्टेट का एक अदारा है, अगर वो सुओ मोटो एक्शन लेते हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं कि जस्टिफिकेशन नहीं बनती है, तो ये तो इंतजार तो नहीं करेंगे कि वो उसका डिसीजन क्या आता है। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि जस्टिफिकेशन नहीं बनती सुओ मोटो की, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। आप मुतालबा करिए कि सुओ मोटो कह रहा हूं कि आज मुतालबा करिए ना सर, आज तक सुप्रीम कोर्ट यानी सुओ मोटो की मुतालबा उस वक्त करता, अगर मेरी वहां पे प्ली ना पड़ी हुई होती ना, मैं तो केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका हूं। सुओ मोटो की जरूरत है नहीं, उनके पास जो एप्लीकेशन रखी है सुओ मोटो की हियरिंग करनी है। 184(3) की दरखास्त आपने दी है ना कि आप सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करें। हाँ, मतलब कि उनकी जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की जो जुरिस्डिक्शन है, जो वो उस जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करने की एप्लीकेशन हम लेके गए में, तो सुप्रीम कोर्ट को तो हम तो सुओ मोटो नहीं, हम तो इस्तदा कर रहे हैं कि जनाब ये इतना भारी भरकम केस आपके पास ले आए हैं। और मेरे ख्याल में बिल्कुल तहरीक इंसाफ तो गई सुप्रीम कोर्ट पे इसलिए है कि हमारे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है
कि इस केस को वो सुने और अपना फैसला कराची वाले मेहमानों से भी एक सवाल कर लें। अगर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग शुरू कर देती है उस केस की जिसका असद भाई रेफरेंस का दे रहे हैं, क्या उनकी ये कॉल फिर रुक जाएगी जो उन्होंने कहा? वैसे इस कॉल के ऊपर पानी फिर जाएगा। वैसे सोमोटो हो या वो हो, एक ही चीज है ना जी। सोमोटो में भी तो केस को स्टार्ट करेंगे, एक ही दिन में डिसीजन तो नहीं देंगे ना। सिमिलरली अगर ये कहते हैं कि इनका केस पेंडिंग है, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है, नोटिस इशू किए जाते हैं, क्या जस्टिफिकेशन रह जाएगी कि वैसे सर इसमें मैं एक न्यूज अपडेट दूं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जिसमें उनकी टैक्स अथॉरिटीज है, उनकी FIA की तरह का व्हाइट कॉलर क्राइम है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तीनों ने प्रोब करके कहा कि हम आपको रिपोर्ट सबमिट करवा रहे हैं, वहां पे भी एक्शन हो रहा है। यहाँ हम सिर्फ सोए हुए हैं, सिर्फ कह रहे हैं मेरे से कर लो, ये कहते हैं उससे कर लो, यहाँ हमने कुछ नहीं किया। कराची से सर पहले शैला रजा थोड़ी से नदीम क्विकली कमेंट में कर दूं, थोड़ी सी हमने ज्यादती कर दी है इस कमेंट के साथ। जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा है वो बहुत बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ये कहने के ऊपर मजबूर हो गया है, सिर्फ पनामा की नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है इस पूरी जमहूरियत की, जिस तरीके से हम इस जमहूरियत को चला रहे हैं। तहकीकात होनी चाहिए जी पनामा की। शैला रजा आप फरमाइए, चीफ जस्टिस का रिमार्क्स इफ्तिखार चौधरी के बहुत दफा आपने सुने होंगे, आज नून लीग को अनवर ज़हीर जमाली साहब से सुनने को मिले, आपका रद्द-ए-अमल? मुझे क्योंकि आदत हो गई है फैसलों के बजाय के रिमार्क्स बोल रहे होते हैं, तो लेकिन मुझे ये हैरानी है कि जर्नल साहब जो हैं कादिर बलोच साहब को आज ये ख्याल आया कि किसका क्या इख्तियार है। जब हमारे वक्त में ये होता था तो उस वक्त ये होता था कि गिलानी साहब को पहले जो है अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए, साफ़ होके आना चाहिए और इस तरह की चीज़ें होती थी, या मेमो गेट में भी पहुंच जाते थे नवाज़ शरीफ साहब कोट वगैरह पहन के। तो ये एक सिलसिला है, हर एक अपने अपने वक्त पे करता है और किसी को भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये जो एक मंसूबा है ऑरेंज लाइन का, इस पे हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे और कोई भी ऐसा तकरीर नहीं है चेयरमैन बिलावल साहब की जिसमें ये बात नहीं हो कि 165 बिलियन का ये मंसूबा जो है ये अब कहाँ तक पहुँच गया, इसका NOC रिजेक्ट हो रहा है, तारीख़ी चीज़ें गिराई जा रही हैं, लोग फरियाद कर रहे हैं। और इतना बड़ा मंसूबा कि सारे आपने उठा के सारे फेंक दिए एक साइड। कभी कहा जाता है कि ये CPAC का हिस्सा है, कभी कहा जाता है नहीं इस पर CPAC के पैसे नहीं लग रहे हैं। तो ये इतना बड़ा बजट, इतना तो साउथ पंजाब का भी बजट नहीं है जितना एक मंसूबे पे लग गया कहीं से। तो शैला बीबी, जो पंजाब का आधा बजट है तकरीबन 44% वो लाहौर के ऊपर स्पेंड हो रहा है और आधे पंजाब के बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सबसे बड़ा जो जालिमाना काम इस मंसूबे के साथ हो रहा है कि बच्चों को पढ़ाने की बजाय पैसा हम इस पे सर्व कर रहे हैं। देखिए जो पढ़ाने वाले प्रोजेक्ट है ना, अभी थोड़े दिन पहले किसी ने सोशल मीडिया पे शेयर किया था, लैया में दानिश स्कूल झोपड़ी, और इसके अलावा तंदूर तो पता नहीं कहाँ गए, वो भी 34 और 30 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट थे। लेकिन इसमें तो ये थी कि 73 मेगावाट बिजली की भी ज़रूरत है। और अगर आप देखें तो पंजाब ने तो अपने हिस्से की बिजली नहीं बनाई, जो सूबों को अपने हिस्से की बिजली बनानी होती है, बजट में उसके पैसे भी नहीं हैं। और उसके ऊपर भी तो अब ये 200 पता नहीं कितने बिलियन का ये प्रोजेक्ट हो गया, तो ये पहले ही हो गया था। फिर अगर आप देखें तो इसमें ये भी है कि LDA प्लाज़ा को आग लगी, रमज़ान शुगर मिल्स के प्रोजेक्ट को आग लगी, नंदीपुर के पेपर गायब हो गए। लोग कह रहे थे कि कहीं इसका रिकॉर्ड भी गायब ना हो जाए, और फिर उसके साथ साथ ये भी शुक्र करते हैं कि पनामा के पेपर्स जो हैं वो बाहर हैं। तो ये सारे मामला बहुत गंभीर हो चुके हैं। मैं समझती हूँ कि इसको सामने आना चाहिए। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से पूछते हैं। खालिद साहब आप फरमाइएगा, क्या पनामा के ऊपर चीफ जस्टिस जैसा आज उन्होंने ऑरेंज लाइन के ऊपर एक बड़ा तगड़ा बयान दे के एक मजबूत पोजीशन ले लिया, क्या पनामा के ऊपर सो मोटो लें और ऐसे ही डंडे के साथ तहकीकात करवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, या कोई पाक साफ हो जाएंगे सारे लोग, या चोर पकड़े जाएंगे, कुछ तो होगा? देखिए, इंसाफ की बुनियाद पे लेना चाहिए, लेकिन सियासत की बुनियाद पे नहीं लेना चाहिए, हालात के तहत नहीं लेना चाहिए। जो वजूहात ऐसी मौजूद हो ज़रूर लेना चाहिए। ख़ुद सुओ मोटो इस बात का निशानदेही करती है कि आपका निज़ाम इंसाफ जो है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए टॉप पे बैठे हुए आदमी को डायरेक्ट मदाखलत करनी पड़ रही है।
तो ये एक ऑरेंज ट्रेन और पनामा क्या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सबको पता है कि कौन सी जगह किसकी है और कौन कब क्लेम करता रहा, कब उससे दामन छुड़ाता रहा है। तो करने के लिए तो पाकिस्तान की अदालत के पास बहुत है और उसको सिर्फ इंसाफ का ही दामन पकड़ के रखना चाहिए और इसी पे बात करनी चाहिए। सियासत पे बात की तो फिर फैसले भी सारे सियासत ज़्यादा हो जाएंगे। करें और सिर्फ पनामा लीक्स खालिद साहब ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि लाहौर और पिंडी की और ये जो अभी ऑरेंज लाइन है और 2 मेट्रोज, एक लाहौर और एक पिंडी इस्लामाबाद वाली, ये मिला लें तो 300 अरब रुपया हमने इसके ऊपर सर्व किया है। अरसे में जब पूरी कौम चीख रही थी कि नैब के तहत आप ये जो मदारिस हैं इनको रिफॉर्म करें, नेशनलाइज कर लें, इनको फॉर्मल एजुकेशन दें, इनके उस्ताद मुहैया करें, तो 300 अरब काफ़ी था। वो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है पाकिस्तान के अंदर, आधे बच्चे स्कूल गोइंग एज के स्कूल से बाहर हैं, तो 300 अरब हम उस पर लगाते तो हम अपना 25-30 साल बाद का पाकिस्तान महफूज बना लेते। वो काम नहीं हमने किया, उड़ा रहे हैं पैसा, ठीक है, मर्जी अपनी। देखिए हुक्मरानों के दर्जे पर तो गलत तरजीहात भी बड़ी करप्शन है। इस वक्त पाकिस्तान को अगर तवन्नाई की ज़रूरत थी, इस वक्त पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निपटने की ज़रूरत थी, रोडें बनती रहती, आप मोहब्बतों के पुल तामीर कर लेते, लोग जुड़ जाते, तो इन सारे मसाइल से फिर कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं पैसे, पाकिस्तान के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर जिनके साथ ज़्यादती हो रही है वो बोलें तो वो फिर मुतासिब भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, और जो ये नाइंसाफ़ी करते रहें वो मुल्क के मालिक हैं। ये बात रही कि देखिए पाकिस्तान को ताकत की बुनियाद पे नहीं जोड़ा जा सकता, पाकिस्तान को सिर्फ इंसाफ के ज़रिए, इंसाफ की ताकत से, इंसाफ के अमल से ही जोड़ा जा सकता है। ये नहीं हो रहा है और ख़ुद इनकी जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के जज की जानिब से सुओ मोटो की बात करना ये और ऑरेंज ट्रेन की बात करना खुद इस बात की अलामत है कि वो भी अब तक अपनी ज़िम्मेदारियाँ हमारे अदालती निज़ाम पूरी नहीं करता रहा है। देखिए एक तरफ हमारे बहुत सारे लोग जिसमें ख़ास तौर पर दिफाई तज़िया निगार हैं, इस बात पे रोते रहते हैं कि कराची को किसी वक्त में 200 अरब मिला, यानी वो शहर जो 75% रेवेन्यू देता है उसकी तकलीफ़ है कि इसको किसी वक्त 4 साल में 200 अरब मिल गए। इतना बड़ा शहर जो दूसरे कई शहरों से 6-6 गुना 8-8 गुना बड़ा है, लेकिन सिर्फ एक जगह ट्रेन पे 150 अरब लग जाएं तो वो मुल्क की तरक्की है। कराची में लग जाएं अगर 200 अरब किसी 4-5 साल में, तो ये फिर नवाजना हो जाता है। तो ये हर और जहाँ तक बात सिद्दीकी साहब, ये जो 200 अरब थे ये मुशर्रफ दौर में मिले थे, लेकिन पिछले 6-7 साल में कराची को कितना मिला, कुछ उसका भी नंबर बता दें, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि फारूक सत्तार साहब कह रहे थे कि शायद 27 के 28 अरब टोटल मिला है 5 सालों में। 1000 अरब मिले हैं ना अगर सिंध को, तो उसमें 35 अरब ही मिले होंगे सिंध के उस शहर को जो सिंध के रेवेन्यू का 90% देता है। 90% वो भी ज्यादा लगे हैं सिंध सेक्रेटेरिएट, वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, इसके ऊपर कमेंट करेंगे। अरब भी लगे हमारी प्रायोरिटीज, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। देखिए जी, बात यह है कि अगर हम चीज़ों को इस तरह से ले जिस तरीके से आप पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि मेट्रोज बने 2 शहरों में, तीसरे शहर में भी तैयारी हो रही है और ऑरेंज लाइन की बात हो रही है, ग्रीन बस की बात हो रही है या मोटरवेज की बात हो रही है, अगर इन चीज़ों को एक तरफ रख लें और सबसे पहले इस बात को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि एजुकेशन 100% हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ 100% हों, बाकी चीज़ें जो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ उस तरह की तवज्जो न दी जाए जैसे कि इस वक्त दी जा रही है। प्रॉबेबली आप कह रहे हैं कि ऑफ बैलेंस है, बैलेंस ठीक नहीं है, समथिंग लाइक दैट। मेरे ख्याल में इट हैज़ गॉट टू बी हैप्पी मिक्स। रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए ये वो चीज़ें बनेंगी। आज से 15-20 साल पहले ये सोचा जा रहा था कि ये जो मोटरवे बना था इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में, इसकी ज़रूरत नहीं थी। बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया और क्या क्या चीज़ें उससे टच नहीं गई। आज इसके बारे में कोई आदमी एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा है। सब कहते हैं कि ठीक हो गया मसला, फैसलाबाद वाला ठीक हो गया, और साथ ये भी कहते हैं कि पेशावर वाला मसला ठीक हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो मेरे भाई आप अपने बारी पे इंतजार करें ना। आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरी राय है। यू मे नॉट एग्री विद मी, बिल्कुल आपको मुकम्मल तौर पर। लेकिन आप एक जनरल की हैसियत से, एक वफाकी वजीर की हैसियत से आप ये महसूस नहीं करते कि हम ये 300 रुपया अगर मदारिस रिफॉर्म्स के ऊपर, स्कूलिंग के ऊपर लगा देते तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हम महफूज कर लेते? बात सुने, मदारिस रिफॉर्म वाली बात जो है उसके लिए इतनी पैसों की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पैसा जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, नुक्ताचीनी हो रही है, ये पैसा हमारा पैसा नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट है और कुछ लोन पोर्शन है इसका जो बाहर से आया हुआ, चाइना से आया हुआ है। ऑरेंज ये लाइन उनकी सारा मर्जी, कर्जा है सर, और बाकी पंजाब के बजट से पैसे दे रहे हैं। उनकी अप्रूवल और उनकी मर्जी से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, वो जहां पर बताएंगे। इट्स ए लोन, मकसद ये FDI नहीं है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट जी। देखिए, मैं प्लानिंग मिनिस्टर नहीं हूँ और मुझे उसकी तफसीलात मालूम है, लेकिन मुझे इतना पता है असद उमर साहब बेकरार हो रहे हैं, वो कुछ ऐड करेंगे। ज्यादातर पैसा जो है ना ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और उनकी मर्जी। ऑरेंज लाइन मेट्रोज हैव नथिंग टू डू विद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। असद साहब, आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? ये 100% कर्जे से किया जा रहा है जी, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिटेबल वेंचर ही नहीं है, तो सारा सब्सिडीज के ऊपर चलेगा। ये तो बिजनेस का पंजाब गवर्नमेंट जब तक ये चलाएगी सब्सिडाइज करेगी, ये सब्सिडी करती रहेगी। और इसके ऊपर सब्सिडी का मैं छोटा सा तखमीना लगा रहा था, क्योंकि अर्निंग तो होनी नहीं, नुकसानात होने, तो वो जो कर्जा आप लेंगे तो वो कर्जा परमानेंट ही हो गया ना, क्योंकि वापस करने के लिए तो कोई इन्फ्लो आ नहीं रहा, बजट से देने पड़ेंगे ना जी तो पैसे। आपको तकरीबन अगर मैं 10% भी इसके शरह सूद लगा दूं इसको एवरेज के ऊपर, पाकिस्तान में से ज़्यादा रही है औसत, लेकिन औसतन 10% भी लगा दूं तो 16.5 अरब रुपए सालाना तो सिर्फ सूद के बन जाते हैं। उसके ऊपर जो इसका ऑपरेटिंग लॉस है तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए सालाना का जो है वो बोझ उठाने जा रही है पंजाब की हुकूमत, सिर्फ एक शहर के एक हिस्से की सड़क के लिए। 27 अरब रुपए का नुकसान पीआईए का, सब कहते हैं, पाकिस्तानी सब एग्री करते हैं कि हालांकि पूरी दुनिया में वो चलती है, फिर भी 27 अरब का नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, हमें उसको ब्रेक इवन पे चलाना चाहिए। लेकिन ये इनकी मंतक है, मुझे इसका इतना बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा एक जो प्रोजेक्ट है लाहौर शहर के अंदर, वो 35 से 40 अरब साल की हमें फकी लगाएगा। बिल्कुल सर। और अच्छा, उसके अलावा जो बात हम करें ना, मैं वापस जाऊंगा चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट के ऊपर। सियासी तरजीहात के ऊपर बहस हो सकती है, आपका, मेरा, खालिद मकबूल का, सबका ये ख्याल है कि ना तो जोग्राफियाई तौर पर अगर आप देखें इलाकाई तौर के ऊपर इंसाफ किया जा रहा है, ना तरजीहात जिन चीज़ों पे होनी चाहिए वो हमारी दुरुस्त है, दोनों के अंदर आपको नजर आ रहा है। और मैंने आज से 2 साल पहले कैलकुलेशन की थी, 5 साल का पीरियड अरसा उठाया था। 5 साल में पंजाब का टोटल डेवलपमेंट बजट जो था उसका 51% सिर्फ लाहौर पे खर्च हुआ था, और लाहौर की 8% आबादी है। उसके अलावा मुझे कोई इतराज नहीं, आप सर बसें बनाएं, जहाज चलाएं, टैक्सियां चलाएं, बहुत अच्छी बात है, जरूर करें, लेकिन फिर मुझे यह ना बताएं कि मशीन टूल फैक्ट्री की बेवाओं की पेंशन मैं 6 साल से इसलिए नहीं दे सका हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे यह ना बताया जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती असासा स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे यह ना बताया जाए कि पाकिस्तान के बेशतर रियासती इदारे, कम से कम जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के नीचे आते हैं, उनकी 4-4, 5-5, 6-6 महीने तनख्वाह देने के हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे यह ना बताया जाए कि 2.5 करोड़ बच्चा मुल्क का स्कूल से बाहर इसलिए है कि वसाइल नहीं है। और पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट से 2 सालों से हम उनका बजट काट रहे हैं क्योंकि हमने लाहौर में मेट्रो बनानी है। उनको नोटिस चला जाता है कि 15% कट, 20% कट। मैं तो मेट्रो जरूर बनाए जी, हमें कोई इतराज नहीं है बनाए, लेकिन फिर हमें यह ना जवाब दिया जाए जो मैंने आप सब चीजें बताई हैं कि वो हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं। शैला, लेकिन इस बात का क्या जवाब है कि 1000 अरब में से आप कराची के ऊपर 30-35 अरब लगाएं और बाकी पैसा जो है वो कहीं और लगे? ये ज्यादती नहीं है? 2.5 करोड़, 2 करोड़, 2.25 करोड़, कुछ तो आबादी है शहर की, उसको भी तो वसाइल चाहिए। फिर कचरे के ढेर ना लगे तो और क्या नजर आए? जो पहले पैसा आया जितना, उसका कभी ऑडिट नहीं हुआ और उसके हिसाब से कराची डेवलप भी नहीं हुआ। लेकिन जब से ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है तो बात तो सारी ये है कि डेवलपमेंट बजट पे हम इन्हिसार करते हैं। 20% रेवेन्यू जो हमारा सूबा जनरेट करता है, वाहिद सूबा है जो 20% रेवेन्यू जनरेट करता है, और ये मोस्टली हमारा सैलरीड बजट होता है। डेवलपमेंट के लिए हमें 80% बजट के लिए हमें जो है वो फेडरल पे इन्हिसार करना पड़ता है, और वो हमें क्वार्टर्स मिलते हैं। हर क्वार्टर पे सिर्फ सिंध असेंबली ऐसी है जो हर क्वार्टर का हिसाब देती है, और हर क्वार्टर में हम ये बता रहे हैं कि जी हमने पैसे ज़रूर रखे, इतने 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 इधर हर मंसूबे को देना पड़ता है ना आपको। लेकिन हमें अगर फ़र्ज़ करें कि 100 रुपये हमने हर क्वार्टर के हमें फ़िगर दी गई है, तो वो रिवाइज करते करते जो है हमें 70 रुपये भी नहीं मिलते। तो हमारा जो सबसे बड़ा इस वक्त रोना है वो ये है कि जी हम पैसे रख दें लेकिन हमें हमारे पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ा इस वक्त है। और क्योंकि असद उमर साहब बैठे हैं तो वो भी बताएंगे कि जो ड्यू शेयर है उनके सूबे को भी नहीं मिला है और हमें भी नहीं मिला है, क्योंकि सब कुछ जो है वो लाहौर में लगना है, एक ऑरेंज ट्रेन पे लगना है,
और मुझे अभी तक ये भी नहीं समझ आया, मैंने किसी जगह पढ़ा था कि कैदियों के ज़रिए मजदूरी भी कराई जा रही है, और कभी कहा जाता है कि ये CPEC का हिस्सा है और कभी कहा जाता है ये CPEC का हिस्सा नहीं है। तो ये सारी कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं जरूर कुछ कहना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि बीबी अगर ख़त्म कर लें, जो चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि इस किस्म की कोई कंप्लेंट अब तक सामने नहीं आई है कि जो प्रोविंसेस का ड्यू है, जो उनके डिविजिबल पूल से जो पैसे मिलने हैं उनको मिले नहीं, सही तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। मैं CCI का मेंबर हूं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, बलूचिस्तान की तरफ से, और वहां पर ये मामला डिस्कस किए जाते हैं, ये शिकायतें वहां पर सामने आती हैं। किसी सूबे की तरफ से इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आई है। किसी सूबे के पैसे नहीं काटे। नंबर टू दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि वो ये है, आपने सवाल तो ये पूछा था कि 1000 बिलियन अगर थे तो 1000 बिलियन में से 35 उनको क्यों मिले, ये सवाल था। इसका जवाब तो मरकज के पास नहीं है कि मरकज पैसे रिलीज नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आपने लाहौर में सारा पैसा खर्च कर दिया। जितना रिलीज हुआ है, मैं बिल्कुल, मैं दोबारा कहूंगी, मैं दोबारा 70% रिलीज हुआ है, 70% में से कराची को क्या मिला, आई विल लीव इट देयर। तो ये आप भी इस पे कुछ असद साहब कहना चाह रहे हैं? मैं क्विकली से बोल दूं जी कि जिस तरीके से मैं इसका जवाब देना चाहूंगी, प्रोग्राम बनाती मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। आपकी तरफ जी आता हूँ, शैला बीबी आपकी तरफ आता हूँ जी। वफाक का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हाँ, क्योंकि मेरे दरमियान में ही बात उछली थी तो मैं बात करना चाहूंगी। मैं आता हूँ दोबारा जी, आप बात, मेरी बात क्योंकि दरमियान में ही ले ली थी। आप पहले उनको आप पहले कर लीजिए आप शैला बीबी, कहिए जी। देखिए, बजट जो है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इवन बजट की स्पीच तक में ये डिमांड की गई है कि हमारे न पिछले पैसे दिए गए और न अभी तक हमारे सारे क्वार्टर्स में आप एक नहीं 3 दफ़ा डिजिट जो है ना उसको रिवाइज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप खुद कह रहे हैं कि इतना इतना कराची को मिल चुका है, तो इतना इतना कराची को मिला था ना, और जो है सूबे के और भी हिस्से हैं उन्हें भी देखना होता है। देही सिंध की हालत खासी दगरगूं थी, उसको भी देखना पड़ता है। हर दफा एक ही जगह का हिस्सा नहीं रखना पड़ता। सिंध पे लगा होता तो उनकी हालत वो ना होती जो नजर आ रही है मुझे। नहीं लगाना नहीं लगाना इतना मिला ही नहीं है। मैंने कहा कि हम जो अपना बजट जनरेट करते हैं वो 20% होता है। सुबह जो जनरेट करता है वो सैलरीड बजट होता है, जिसमें से हम सैलरीज देते हैं। अब 1 मिनट दीजिए डेवलपमेंट के लिए उधर देखिए। जी आप मुझे अब टाइम दीजिए असद उमर साहब। जो वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसके अंदर हर एक सूबों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, करना वो वफाक ने होता है। पिछले साल हमने मीटिंग की थी, इसाक डार साहब थे और इनके नुमाइंदे थे हुकूमत के, मैं परवेज खटक और हम 2-3 और लोग थे। हमने उनके सामने डेटा रखा पिछले 3 साल का। अगर PSDP के प्रोजेक्ट 100 रुपए के मंजूर शुदा हैं पंजाब के और 100 रुपए के मंजूर शुदा हैं KP के, तो उस मंजूर शुदा अमाउंट से ज़ाहिर है पंजाब बड़ा है तो ज्यादा होगा, मैं लेकिन उस मंजूर शुदा अमाउंट से कह रहा हूं जितने पंजाब के रिलीजेस हुए हुए थे तनासुब के तौर पे वो KP से 2 गुना से भी ज्यादा थे। आप समझ गए? इन परसेंटेज ऑफ द अप्रूव्ड बजट। जो बजट तो आपने बना दिया, प्रोजेक्ट तो आपने अप्रूव करके पंजाब में अगर 60% रिलीज हुआ है तो वहां 30% रिलीज हुआ है। एग्जैक्ट नंबर थे, कुछ 44% थे पंजाब के रिलीजेस और 21% थे KP के रिलीजेस। डबल से ज्यादा थे पंजाब के। KP में काम ना अच्छा कर रहे हो, रवि का शिकार हो। मैं दोबारा वही बोल रहा हूं, ये वो परवेज खटक साहब ठंडे बैठे रहे हो, ये वो प्रोजेक्ट्स नहीं, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो वफाकी PSDPS से सूबे का कोई ताल्लुक नहीं। वफाक ने पैसा खर्च करना है, वफाकी इदारों के जरिए करना है, तो क्यों नहीं दिया वफाक ने? क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है, ये हकीकत है। दूसरी चीज जहां तक मैं क्विकली इस पे जरूर कहना चाहूंगा, शैला बीबी ने जो बात की थी कि पैसा पूरा मिलता है या नहीं मिलता, जितना भी मिलता है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मिलकर पिछले 8 साल में कराची के तो परखच्चे उड़ा दिए। पैसा गया कहां वो 1000 रुपए कोई हिसाब है? कराची नहीं आया, मुझे ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, कराची में वो पैसा नजर नहीं आया। जब आप ये शिकायत करते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जब आप ये शिकायत करते हैं कि 1000 में से 35 कराची को मिला और बाकी पता नहीं कहां गया, तो बाकी का कोई हिसाब है? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बाकी का कोई हिसाब है? वो पैसा कहां गया? नुमाइंदों को मिला है उन्होंने। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 90 अरब, देखिए 90 अरब कहा जा रहा है कि सिर्फ लाड़काना को मिले। जाके लाड़काना देख लीजिए कि मोंजोदाड़ो से मुख्तलिफ है या वैसा ही है, और उससे पता लग जाएगा फिर कहाँ लगा है। मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन लोग कहते हैं कि शायद इससे दुबई की रेल एस्टेट ऊपर गई है, और मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन लोग यही कहते हैं कि इससे शायद रेल अगर हमारे हिस्से का क्या बना 90 अरब से। हाँ, वो भी मरकज ने, वो देखिए, और अगर और मरकज ने स्पेशल, और अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब देखिए 90 अरब से बना क्या जी,
वो आप देख के आइए, मीडिया की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये है कि मोंजोदाड़ो से मिलता जुलता है, उसी बिल्कुल मोंजोदाड़ो से मिलता जुलता है। और दूसरी बात ये बाकी है 1000 कि अरब भाई कहाँ जितना भी गया? मिला बाकी 1000 अरब 90 तो क्या लगा लाड़काना को, बाकी 1000 अरब में से 900 अरब कहाँ गया? वो सारा वो सब आप किसी दिन इस पे ही देखिए- प्रोग्राम कर लीजिए पूरा का पूरा। इंसाफ, फिर मैं कह रहा हूं, इंसाफ नहीं होगा। देखिए जमहूरियत के जो कुछ ऐसे असरात हैं जिससे जो नेगेटिव कह सकते हैं वो ये होता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जमातें साहब, अपने आपने वोटर्स बहुत के लिए सीरियस कर रही होती एलिगेशन अभी एक लगाई है प्रोग्राम के अंदर। आपने कहा कि इन पैसों से दुबई की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ऊपर गई है। इसका मतलब यह है कि ये पैसा यहाँ मैंने से साफ निकला बोला है है, और मैंने दुबई आपसे गया है। बोला है, मैंने कहा कि मैंने सुना है, लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने साथ में ये भी कहा है, ये देखिए जनरल साहब, वो कह रहे हैं, सुना है, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा, अच्छा, फायदे- मैं मैं ऐसे आपको सब बता रहा हूं, बराबर है। ये हकीकत है। दुबई, अबू धाबी, कितना लंदन। पैसा गया दुबई में? आपको मैंने जो कायमा कमेटी थी उसके अंदर ये सवाल उठाया था, अगर आपको याद हो, 8 अरब डॉलर तो स्टेट बैंक के जो जराए से गया है। 8 अरब डॉलर पिछले 5 साल से पाकिस्तान से जो पैसा ऑफिशियल बाहर चैनल भेजा से है। 8 ऑफिशियल अरब डॉलर 8 अरब डॉलर पिछले 5 साल के अंदर पाकिस्तान से बाहर भेजा गया। ये स्टेट बैंक ने कायमा कमेटी के अंदर दिया है। जो स्टेट बैंक कितना की अमीर मर्जी के मुल्क है बगैर सोचिए जो पाकिस्तान हुंडी और का। हवाले से निकल गया, वो तो अल्लाह जानता है कितना है। 8 अरब डॉलर दुबई की- हमने IMF का कर्जा लेने के लिए नाक से लकीरें रगड़ी। मैं आखिरी चीज दुबई 8 अरब डॉलर। IMF की मैं बात करने वाला था। 3 साल में IMF ने 6.6 अरब डॉलर पाकिस्तान को कर्जा दिया और उन्हीं 3 साल में दुबई लैंड रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तानियों ने 6.6 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी दुबई में खरीद ली। अच्छा आगे जनरल कादिर ग्लोरी साहब। जी, मैं ये इन पैसों के बारे में क्विकली बात करूं। इन्होंने कहा कि ये चीज़ फलां जगह रेज हुआ, फलां जगह रेज हुआ। पहली बात यह है कि PSDP में जो शेयर बनता है प्रोविंसेस का, उनका हक होता है। हक के लिए उनको लड़ना चाहिए और उसका अपने केस को सामने लाना चाहिए। मैं पूछना ये चाहूँगा, किसी कोर्ट में ये लोग गए क्या? इन्होंने ये कौमी असम्बली में या सेनेट में उस मामले को रेज किया क्या? CCI में इस मामले को लाया गया? इनमें से इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये फोरम सबके सब हमारे पास अवेलेबल है। हम हर चीज़ को रिजर्व रखते हैं। अभी आप मुझे बता दीजिए कि सवाए पनामा लीक्स की बात की जो ब्रेक के बाद उससे आऊंगा। जोरों शोर से उठाया जा रहा है, इन मामलात के ऊपर इनमें कुछ किस कहने जलसे में उन्होंने ब्रेक के बाद ये टॉपिक बंद करूंगा। एक लाइन में सवाए असद उमर साहब एक टेक्निकल आदमी है, अपनी टेक्निकलिटीज और फैक्ट्स और फिगर्स के जरिए से CCI में उठाया कमेटी में बात ले आते हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको सामने लोग एक लाइन में- एक लाइन में जवाब दे देता हूं। सवाई कोर्ट के जितने भी इन्होंने फोरम्स बताए, उन तमाम फोरम्स में उठाया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिल्कुल CCI के अंदर, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, प्रोविंशियल असेंबली हर जगह उठ चुका है। ब्रेक ले लें, मैं बैठा हूं। ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद 2 टॉपिक्स हैं जिनको हमने और पकड़ना है। अभी चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो कहते हैं 2 से 3 बंदे वो प्रोब कर रहे हैं। हम 2 से 3 बंदों का मसला ये है कि वो 2 से 3 बंदों में से कोई भी बंदा जो है वो कमज़ोर बंदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान में बिग गन्स हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग चेयर की थी उस हवाले से, और जो आज लंदन में फैसला हुआ बरतानवी पुलिस का, उस हवाले से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जनरल साहब, अब थोड़ी सी मुश्किल खबर, ये वो खबर है जो आपकी डोमेन है, आपसे डरते हैं सारे। कहा जाता है कि चौधरी निसार जिन लोगों का प्रोब कर रहे हैं उसमें मीडिया सेल के बड़े ताकतवर लोगों का नाम आता है। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं अगर आपको सही बात बता दूं, सही बात बता दूं, आप मेरी बेलमी के ऊपर, लालमी के ऊपर थोड़ी सी आप रहम भी करेंगे। पिटी अंग्रेजी में कहते हैं पिटी आर्मी। मुझे बखुदा मीडिया सेल के बारे में कुछ पता नहीं है कि कौन है क्या है। सुनता हूँ कि उसमें 2-4 नाम आ जाते हैं जो सामने आ जाते हैं। हमारे दानियाल अजीज़ साहब है तो हमारे वो चौधरी साहब हैं, बीबी का नाम भी लिया जाता है। बाकी मुझे उसके तफसीलात का पता नहीं है कि किस तरह कार्रवाई करते हैं, क्या क्या नहीं है। दूसरी बात ये आ जाती है कि इस किस्म की ये बुनियादी तौर पर ख़बर क्या थी, सही है, गलत है, क्या है, हुआ नहीं हुआ, जो कुछ भी है, लेकिन बुनियादी तौर पर इस खबर की इम्प्लिकेशन, जो उसका असर होना है, वो बहुत ही खतरनाक है। मुल्क के सख्त मुफाद के खिलाफ है, बहुत तो ज्यादा। जिसने लीक की उसने पाकिस्तान के मुफाद से खेला ना, जिसने लीक की उसने खेला पाकिस्तान के मुफाद। मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर 2 चीजें आ जाती हैं। एक तो लीक करने वाले वो जो है ना वो बहुत गलत काम किया जिस किसी ने किया है। सर, इस और मीटिंग में दूसरी प्राइम तरफ- मिनिस्टर दूसरी थे, तरफ आर्मी आपको- चीफ थे, DG ISI थे, मैं- CM पंजाब थे, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं- चौधरी निसार थे, इंटीरियर मिनिस्टर, 5 लोग थे। 5 लोग थे। पर एंड जिस- ऑफ द स्टोरी। जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि जिस किसी ने भी लीक किया, जहां कहीं से भी निकला, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सजा क्या होनी चाहिए? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिस किसी ने इसको छापा
और मजे लेने की कोशिश की और उसको पहुंचाने की, उसकी भी एक कौमी जिम्मेदारी बनती है, मैं बड़ा एक strongly disagree पेट्रियटिज्म करता हूं एक आपसे। लॉयल्टी भी बनती है मैं कि अगर वो strongly थोड़ा disagree करता सा हूं सबर आपसे। करते और इसी को रेफर कर लेते आप कि ये अपना बंदा पकड़े, ये ना कहेंगे उसने रिपोर्ट नहीं तो किया, मैं ये नहीं रिपोर्टर का कहूंगा, काम है ये नहीं खबर नहीं रिपोर्ट मैं करना। इल्जाम नहीं दूंगा उसका, मैं ये कह रहा हूं कि उसकी भी एक पाकिस्तानी की हैसियत से हर एक आदमी से एक लेवल ऑफ पेट्रियटिज्म की एक्सपेक्टेशन की जाती है कि उसका कम से कम ये हो। ये इसकी इम्प्लीकेशंस अगर आप देखें तो इसको फायदा किसको हुआ और किस इंस्टीट्यूशन को कितना डैमेज हुआ है, ये एक चीज है जिसको आप चोर पकड़ लेंगे जिस दिन मैं तो कह रहा सारे हूं वालों का कि जवाब मिल जाएगा। मैं दोनों का मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने लीक किया, सबसे असद उमर ज्यादा, लेकिन सब परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है जिन्होंने छापा। मैं नहीं समझता जी कि ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बहस ये हो गई है कि उसको सीरियल को पकड़ लो, ईसीएल पे डाल दो, डॉन ने कुछ छाप दी, डॉन नेशनल मुफाद के खिलाफ चला गया। भाई जिसने 5 बंदों की खबर लीक की उसको पकड़ो पहले। देखिए सिर्फ जैसे आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर पंजाब, इंटीरियर मिनिस्टर, आर्मी चीफ, DGISI, 5 लोगों की मीटिंग हो रही है, तो ये जो लीक है, ये लीक एक नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वाला लीक हो नहीं सकता। दोनों जो इंस्टीट्यूशंस, जो सिविल लीडरशिप या मिलिट्री जो लीडरशिप है, टॉप ब्रास, ये टॉप ब्रास का डिसीजन की बुनियाद के ऊपर लीक हुआ है, ये हो नहीं सकता उसके बगैर। इसीलिए ये और भी ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि अगर किसी से भी आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि जो खबर छपने जा रही है वो खबर से पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान पहुंचेगा बैनुल अक़वामी तौर पे। असद साहब, आपको मीडिया की और पॉलिटिकल साइंस दोनों चीज़ों को आप भी और जनरल साहब भी समझते हैं, ये कैलकुलेटेड रिस्क था, लिया गया था, क्योंकि आपको पता है कि ये 6 हफ्तों के अंदर आपने क्या क्या कुछ डेवलपमेंट्स देखनी है। तो इस कैलकुलेटेड रिस्क को देखते हुए खबर गई है, जिस दी है उसके बगैर नहीं दी, उसने कैलकुलेट रिस्क करके दी है। और किसका, इन दोनों जो फरीकैन है, इसमें नुकसान किसको इसका ज्यादा उठाना पड़ रहा है डायरेक्टली, और किसको उनकी नजर में फायदा पहुंच रहा है, ये बिल्कुल वाजे है। अभी तो जनरल साहब का इंस्टीट्यूशन अंडर प्रेशर है। इसमें मुझे कोई शक ही नहीं कि ये आई है हुकूमत की तरफ से, इसमें तो कोई शक ही नहीं। आप क्यों कन्विंस है? क्योंकि मैंने जो अभी बात की, देखिए इस वक्त मैट पे कौन है, इस वक्त आर्मी है मैट जिन पे। लोगों बैनुल अक़वामी तौर पे रिजवान अख्तर की तस्वीरें सब जगह छप रही हैं, हाँ। तो उसने सीरियल अलमाइडा को रोकवा, तस्वीर छाप के ना यूं उंगली वाली तो साथ लिखा हुआ है कि और हर जगह रिजवान अख्तर की छप रही है। ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, सारी दुनिया के अंदर ये कोऑर्डिनेटेड करवाया जा रहा है। न्यूज भी लगवाई गई, लीक नहीं हुई, लगवाई गई हुकूमत ने। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। हुकूमत के अंदर हुकूमत में कौन है? चौधरी साहब बड़े तगड़े हुए थे आज, उम्मीद ये है कि ये आ जाएंगे और एक्चुअली हमें बता देंगे। लेकिन जो कोई भी हो, एक अपने इदारे को हमेशा की कमजोर बकरा ढूंढेंगे शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, क्योंकि आप आर्मी को समझ रहे हैं कमजोर है, आर्मी चीफ बाहर जा रहा है, उसको नीचे करने के लिए बहुत बड़ा कौमी नुकसान कराया है। पहली बात, अगर ये मैं कहूं कि आर्मी कभी भी कमजोर नहीं होता है, आर्मी चीफ कभी भी कमजोर नहीं है, ये बहुत गलत किस्म का तअस्सुर है जिस किसी ने कायम की है, ये लेम डक वाली कहानी और ये वो। नो, आखिरी दिन तक आर्मी में कोई कमजोरी नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हुकूमत और फौज और इस्टेब्लिशमेंट को अलहदा कर लेना मेरे समझ में नहीं आती है। ये 5 के 5 आदमी हुकूमत का हिस्सा थे और वो हुकूमत से मुख्तलिफ कोई चीज़ नहीं है। जिस किसी ने भी इसको लीक किया, अभी कैलकुलेटेड रिस्क वाली कहानी, अभी उसके तफसीलात में जाएं तो फिर अगर उसी किस्म की कार्रवाई आउटकम आ जाएगा या बातें सामने आ जाएंगे जो इस खबर की वजह से बनी है, मेरे ख्याल में उस पर जाए बगैर, अभी चूंकि चौधरी साहब ने ऐलान किया हुआ है, चौधरी साहब कितना आगे जाएंगे और किसको एक्सपोज करेंगे, लेट्स वेट फॉर दैट। चौधरी साहब हिम्मत दिखाएं और पकड़ ले बंदा, लेकिन जर्नलिस्ट के ऊपर हाथ मत डालें, ये ज्यादती है। शैला रजा से पूछते हैं। शैला, आप फरमाइए, आप क्या कहती हैं, इस खबर के ऊपर क्या होना चाहिए? हाँ, पहले तो मैं वो भी कह दूं कि अगर कोई पटिशनर जाकर कितनी भी डिजिट बोल कर एक पटिशन दाखिल करता है तो उसके जवाब में वज़ीर आला का भी जवाब पढ़ लेना चाहिए कि हमने क्या वहाँ पे ख़र्च किया है क्या नहीं, तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह जब रिमार्क्स दिए जाते हैं जजेस के, चलो दूसरी खबर पे आ जाए, दूसरी खबर पे आ जाए, टाइम अब कम है। खबर तो लीक जो डॉन वाली खबर है उसके ऊपर आ जाए। मतलब कह रही हूँ, अच्छा जहाँ तक ये बात है वो मैं ये कहूँगी कि जितना ज़बरदस्त मीडिया मैनेजमेंट PMLN का है, और मैं समझती हूँ कि और जितना बेकार मीडिया मैनेजमेंट पीपल्स पार्टी का है, उसमें मीडिया मैनेजमेंट का ज़बरदस्त होने के बाद इस तरह से चीज़ का आना एक बहुत ही अजीब सी बात है। और इस पे इतनी खुल के बात भी हो गई असद उमर साहब की और सबकी,
तो मैं समझती हूँ कि जर्नलिस्ट तो जो भी है सो है, लेकिन उन 3 के नाम तो सामने आने चाहिए जो कि आने चाहिए। अभी एपीसी की भी खबरें छपी थी, आपको पता है एतजाज साहब ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर में कहा था कि एपीसी इन कैमरा थी, उसकी खबरें बाहर कैसे गई, आपको उस बहस का भी पता होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का इसमें इंक्वायरी क्या होनी चाहिए और जो कल्प्रेट्स हैं क्या उनके नाम सामने आने चाहिए? देखिए, एक तो इदारों का इस तरह उलझ जाना भी बड़ी बदनसीबी है पाकिस्तान की, और ये तमाशे को भी खुल के सामने आना चाहिए कि किस तरह हो रहा है और क्यों हो रहा है, बिल्कुल सामने आना चाहिए तमाम। और इसकी भी तरजीहात तय कर लेनी चाहिए कि यही सबसे ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं जिनका सामने आना ज़रूरी है। बहरहाल ये जो सहाफ़त को कहा जाता है रियासत का चौथा सुतून है, इससे हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जमहूरियत की तक़वियत के लिए काम करेगी, और जमहूरी इदारों को नहीं चाहिए कि सहाफ़त को अपने ज़ेर असर लाए, और ना सिर्फ जमहूरी इदारे, कोई भी इदारा ज़ेर असर लाए तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी होगी, और मैं समझता हूँ इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं करूँगा मैं इस पर तबसरा करने की। अरे भाई क्यों हिम्मत नहीं करेंगे, आप बोलिए, इस पर राय दीजिए, क्योंकि ये वो मीटिंग है जिसके ऊपर इस वक्त कन्फ्रंटेशन ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई है। नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ करने के लिए एक अखबार के रिपोर्टर को पकड़ने की बजाय जिसने उस प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की मीटिंग की खबर ली की, उसको पकड़े भाई। मुझे तो ये लॉजिक समझ से बाहर कि जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएं। जहां तक डॉन और सिरिल अलमाइडा के ताल्लुक है ना, डॉन और सिरिल अलमाइडा को आप सिर्फ उस वक्त कसूरवार ठहरा सकते हैं जब आपको यह पता चले कि उन्होंने एक मनगढ़ंत खबर छाप दी खुद से करके। कोई गवर्नमेंट में किसी ने उनको नहीं बताया, कोई मिलिट्री की टॉप लीडरशिप से नहीं आई, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं थी, उन्होंने मनगढ़ंत खबर छाप दी, जो अभी तक कोई कह नहीं रहा कि ऐसी सरकार ने अगर ऐसा प्रेस रिलीजों में ये कहा, पहले में नहीं कहा, दूसरी में कहा, फिर तीसरी में कहा। अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है आप उनको एब्सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर खबर ठीक थी, खबर यही उनको मिली थी, आपका ख्याल है कि ये खबर दी उनका छापना उनका हक था। असद उमर अपनी हुब्बुल वतनी के अंदर छापते ना छापते वो अलग बात है, लेकिन सहाफी का यह हक है कि अगर उसको एक खबर मिली है तो वो खबर पहुंचाए। असद उमर साहब की इतला क्या है, क्या ऐसी खबर, ऐसी बहस दी गई थी? मुझे कोई अंदाजा नहीं है इसका कि हकीकतन ऐसा हुआ था या नहीं। जनरल साहब से पूछते हैं। मुझे कोई पता नहीं इसके बारे में, क्योंकि ऐसी खबर थी कि नहीं थी। देखें ना, आपको पता है ना असद उमर को पता है, लेकिन जिसने खबर दी है उसको पता है। उसको शायद पता हो, अभी उसको देखा जाना है, उसके बारे में ऑर्डर की गई है, देखते हैं कि क्या बनता है उसका नतीजा। पकड़ लेंगे, तगड़े लोगों पे हाथ नहीं डाला जाता। मैं क्या कह सकते हैं, मैं अभी जिस मकसद के लिए किसी पीआरओ को ना फायर करिएगा, ये मैं बता दूं, ये पीआरओ का काम नहीं है। उस मीटिंग में पर जलते हैं किसी भी पीआरओ के जहां पे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं, ये खबर उससे ऊपर गई है। बहरहाल आप बजाय अंदाजे लगाने के, मैं अंदाजा नहीं लगा रहा, इस वक्त इसको यहीं पर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इंतजार करें। चौधरी साहब ने बहुत कम टाइम दिया हुआ है इसके लिए, 4 दिन ज्यादा नहीं है। चौधरी साहब पकड़ लें, बस ये है कि मुझे कंप्रोमाइज ना करने। मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, उसके अपने सोर्स। और चौधरी साहब को रिपोर्टर को हाथ नहीं डालना चाहिए। मैं ऑन एयर चौधरी साहब को इस काम के लिए कह रहा हूँ कि ये गलत तरीकाकार है। रिपोर्टरों को नहीं मारते आप, उस बंदे को पकड़े जिसने खबर लीक की है। चौधरी साहब को आप बुला लेते हैं प्रेस में, उसकी भी राय लेते हैं अगर स्टॉक शो में। चौधरी साहब को मैं ऑन एयर दावत देता हूँ, अभी आ जाए स्टेट वे, हम न्यूज़ के दरमियान में कट करके उनको लाइव ले लेंगे। अच्छा, एक खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आज अल्ताफ हुसैन के ऊपर फैसला भी आया है। उन्होंने कहा कि 5 लाख पाउंड हमने रिकवर किए थे, लेकिन ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ, इनसफिशिएंट एविडेंस है कि ये किसी इलीगल एक्टिविटी में इस्तेमाल होने थे। ये पुलिस ने कहा, ऑफिशियली इन राइटिंग कहा है उन्होंने, तो इसलिए हम इस केस को ख़त्म कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए, ये होना ही था, ये सिर्फ अल्ताफ भाई पे नहीं, पूरी तंजीम के ऊपर था, और हम शुरू से कह रहे थे कि इंतज़ार कीजिए। वो ऐसी जगह पर हो रहा है बरतानिया में कि बदकिस्मती से हमारा भी अपने निज़ाम इंसाफ से ज़्यादा वहाँ के निज़ाम इंसाफ पर यकीन है। तो फैसला हो गया। मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए रिलीफ का बायस भी है। 5 लाख पाउंड कहाँ से आए थे? 5 लाख पाउंड एक सियासी जमात के चंदे के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। दुनिया भर से आए होंगे। शैला रजा जी, आप भी शैला इस पे उन्होंने कमेंट ये करेंगे? भी कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि वजारत दाखिला ने सबूत नहीं फराहम किए जो वो फराहम कर सकते थे, इसलिए। जनरल साहब, आप क्या कहते हैं? जी, इसके बारे में मैं तो यही कहूँगा कि क्या हमारी इस पार्टी के जिसके कायद के बारे में बातें हैं, क्या उनके पास पाकिस्तान में उनके पार्टी फंड में इतना रकम है?
5 लाख पाउंड 5 लाख पाउंड तकरीबन 7 करोड़ रुपए के बराबर बनता है। क्या किसी पार्टी के फंड में, पार्टी फंड में इतना पैसा इस वक्त मेंटेन हो रहा है? और इतनी रकम अगर पड़ती है, वहाँ पर एक उनके एक सेक्रेटेरिएट है। आप इस पे बोलेंगे सर? सर 5 लाख रुपए बरतानिया के सिस्टम, 5 लाख पाउंड बरतानिया के सिस्टम के अंदर कैश की सूरत में अनडिक्लेयर्ड मौजूद हों। पता नहीं कौन से उन्होंने रूल्स इस्तेमाल किए। शैला कह रही है कि उन्होंने शायद कहा है कि पाकिस्तान से उनको वजारत से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिली, इसलिए किया। जो भी वजह हो, लेकिन ये वो वाला बैंकिंग सिस्टम है इस वक्त बरतानिया में और मगरिब के अंदर, जहां अगर आप एक अकाउंट से 5,000 पाउंड मूव करते हैं ना, तो उसके ऊपर पूरी तफ्तीश होती है और वो पूरे KYC के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं। अनडिक्लेयर्ड बादियों नजर में फैसला समझ में नहीं आता। लेकिन ये वही बरतानिया की हुकूमत है जिनको उर्दू का तर्जुमा करने वाला कोई नहीं मिलता, कि जब बरतानिया से बैठ के एक बरतानिया का शहरी तकरीर करता है कि तलवारें चला दो और गले काट दो, और तो उनको वहां हेट स्विच नहीं नजर आती। तो बरतानिया की हुकूमत का अल्लाह जानता है। असद उमर साहब, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, शहला रजा और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।